Everyone, this is Saurav here, and welcome to another session of the KVPY program that we are continuing on the Vedantu Viewers channel. आज मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट लेके आया हूँ जो कि केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है, एंड इस कंसेप्ट का नाम है द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. इसको जानने के लिए आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी और रेट लॉ वगैरह. इनकी जानकारी आपको थोड़ी होनी चाहिए. इनकी इफ यू ऑलरेडी हैव अ डिसेंट नॉलेज अबाउट देम, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और ज़्यादा समय हमें भी नहीं लगेगा इसको कवर करने में. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होता क्या है. सो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो है एक मेथड है एक पूरे रिएक्शन का रेट लॉ निकालने का. ओके, इट्स अ मेथड टू एस्टिमेट द एन ओवरऑल रिएक्शन रेट ऑफ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन. यूजुअली हम देखते क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जो कि मल्टी स्टेप में होते हैं. तो ये इसको मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए यूटिलाइज करते हैं. ओके, ऑल्सो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में. केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा होगा कि स्टेडी स्टेट आ जाती है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, जहां पे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. तो ये एग्जैक्टली सेम लॉजिक को फॉलो करता है केमिकल इक्विलिब्रियम के जैसा, कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन. अब ये किसके रेट ऑफ फॉर्मेशन और किसके रेट ऑफ कंजम्पशन की बात करें वो हम थोड़ा देखेंगे. बट स्टेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी चीज के ऊपर भी हम ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि कुछ एक चीजें हम assumption लेते हैं. ओके, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, इट्स नॉट द एक्चुअल थिंग. एक्चुअल जो होता है वो तो एक्सपेरिमेंट से निकल के आएगा, बट जो एक्चुअल नहीं है और अगर हम पेपर पे सब कुछ करना है तो हम थोड़े अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं. वी टेक सर्टेन assumptions and these assumptions are taken very judiciously. ओके, तो इसमें हम करते क्या है कि जो भी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं वो उसका एक बहुत नेसेसरी पार्ट ये होता है कि स्टेडी स्टेट पे ले वो अप्रोक्सीमेशन. स्टेडी स्टेट का मतलब वो स्टेट जहां पर कि रेट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ओके, तो अगर मैंने एक पिक्चर लिया जहां पर कि एक बकेट है और एक वेसल है जिसमें इन विच देयर इज एन आउटलेट और इसमें पानी भर रहा है. मान लेते हैं कि बकेट में जिस रेट से पानी भर रहा है वो ज्यादा है एंड द रेट एट विच द वाटर गोज आउट इज लेस. देन इसका मतलब कि बकेट में पानी भरता रहेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पानी भरता रहेगा. सो वाटर लेवल चेंजेस ओवर टाइम. लेकिन मान अगर बकेट में पानी जो आ रहा है एंड द रेट एट विच वाटर इज फ्लोइंग आउट, इफ बोथ ऑफ देम आर अलाइक, देन जो वाटर का लेवल है वो कांस्टेंट रह जाएगा. ठीक है, वाटर का जो लेवल है वो कांस्टेंट रह जाएगा. ओके, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट मतलब चेंज तो हो रही है, वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है बाहर, लेकिन वाटर का लेवल मेंटेन्ड है. एक रिएक्शन में स्टेडी स्टेट कैसे लगाते हैं, लेट्स लुक एट दैट. ओके, सो अगर मैंने एक रिएक्शन लिया है इस तरह का, H2O2 टर्निंग इनटू HI. अब इस रिएक्शन को देख लो. मैंने रिएक्शन लिया है H2O2 रिएक्टिंग विद HI टर्निंग इनटू H2 एंड I2. ये एक सिंगल स्टेप में मैंने रिएक्शन लिख दिया है, बट इन रियलिटी ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है. एंड व्हेनेवर अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप, एक स्टेप स्लो हो जाएगा और बाकी सारे स्टेप फास्ट हो जाएंगे. ओके, सो ओवरऑल रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिवली स्लो प्रोसेस दैट इज स्टेप 1, विच इज वेरी वेल नोन कि अगर जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. दिस बिकम्स द RDS ऑफ द रिएक्शन. एंड RDS के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है. बाकी सारे स्टेप्स फास्ट होते हैं, इसी के ऊपर रिएक्शन का ओवरऑल रेट डिपेंड करता है. ओके, अब किसी भी सिंपल रिएक्शंस, जैसे कि अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है उसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्टेंट्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं.
अगर मान लो कि मेरे पास ये चीजें दी नहीं रही थी तो मैं तो यही मान के चलता ना कि H2O2 is reacting with HI and it is turning into H2 and I2. This would have been my assumption कि भाई if I'm not given that information I would not be able to know that इन दोनों ये रिएक्शन मल्टी स्टेप हो रहा है या सिंगल स्टेप, मतलब जो दिख रहा है मुझे मैं वैसे ही लेके चलूंगा। अगर ये दिख रहा है मुझे सिंगल स्टेप में हो रहा है तो मैं ये मान के चलूंगा कि these two are reacting and these two are getting formed. So reactants react directly to form products. But complex reactions में many reactions which are in fact complex where transformation takes place in multi steps. अगर इसको हम थोड़ा if we deep dive into this is actually a complex reaction. Complex का मतलब ये नहीं है कि not ability to understand. Complex का वो definition है chemical kinetics में। Chemical kinetics में complex का मतलब एक multi step process होता है। Multi step process वो वैसे processes होते हैं जिसमें कोई एक step slow होगा और बाकी सारे steps fast हो जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट मल्टी स्टेप में ऐसा जरूरी नहीं है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी स्लो, कोई भी स्टेप स्लो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप को स्लो लिखा है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि फर्स्ट स्टेप स्लो है यहाँ पे, और ये कौन सा स्टेप फास्ट है कौन सा स्टेप स्लो है ये आप नहीं बता सकते हो। यू हैव टू टेक एन अजम्पशन कि वन ऑफ देम इज you will have to go by the experimental result that the first step is identified to be slow, और इसीलिए आप उसको लेके चलते हो आगे। ओके, सो इन सच स्टेप वाइज रिएक्शंस तो हम क्या करते हैं कि रेट इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो एक्सेप्ट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एवरी स्पीशीज शॉर्ट लिव्ड रहता है। जो शुरुआत में रिएक्टेंट्स हैं और बाद में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके बीच में जितनी भी चीजें आ जा रही हैं वो सब शॉर्ट लिव्ड रहते हैं। हमारा ये एजम्पशन रहता है, ये जो अप्रोक्सीमेशन है इसमें हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इज स्मॉल एंड फिक्स्ड। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज स्मॉल एंड फिक्स्ड। इसका मतलब द डी ऑफ concentration of intermediate upon dt is equal to 0, ठीक है। ये हमारा assumption है, मतलब rate of formation of intermediate will be equal to rate of disintegration of intermediate. Formation F मतलब formation, D मतलब disintegration। formation जितने रेट से हो रहा है इंटरमीडिएट का उसी रेट से इंटरमीडिएट डिसइंटीग्रेट कर रहा है। ओके, अगर इसको हम ग्राफिकली देखने की कोशिश करें तो ग्राफिकली मान लो कि ऐसे मैंने ये यहां पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्लॉट कर दिया और इधर टाइम प्लॉट किया, तो हमें ये दिखेगा कि रिएक्शन शुरू होता है उसके बाद इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इंटरमीडिएट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। एक टाइम के बाद ये होगा कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब जितना इंटरमीडिएट जिस रेट से बन रहा है उस इंटरमीडिएट उसी रेट से डिसइंटीग्रेट कर रहा है। सो मान लेते हैं कि ये टाइम T1 है एंड ये टाइम T2 है। ये T2 टाइम पे क्या होगा ना कि रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड कंप्लीटली। जब रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है तो रिएक्टेंट तो बचा नहीं, अब इंटरमीडिएट सिर्फ डिसइंटीग्रेट कर सकता है तो इंटरमीडिएट डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो एरिया है इस एरिया में हम इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस रीजन में हम जो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन देखेंगे वो हम कांस्टेंट देखेंगे। ये जो रीजन है वहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ओके, अब इसको हम सवालों में यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हमें ये अप्रोक्सीमेशन बस हमें ये देख के चलना है कि इंटरमीडिएट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे कांस्टेंट रखना है एंड स्लोएस्ट स्टेप पे ध्यान देना है। चलो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि इस क्वेश्चन का हमें रेट लॉ लिखना है एंड इसमें हम ऐसे लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहली बात
तो आपको ये रिएक्शन दिया गया है A प्लस बी विच इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया एंड A K1 स्टेप से C बना रहा है और K2 स्टेप से C B के साथ कंबाइन के जो फर्स्ट स्टेप है उसकी रेट कांस्टेंट K1 है एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ C प्लस B टू फॉर्म P। अब ये स्लो स्टेप है, तो आप हमेशा जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आप हमेशा लिखते हो रेट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो स्लोएस्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट क्या है? K2 एंड वहां पे इन्वॉल्व क्या है? B एंड C। अब एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज C? C जो है हमारे पास यहां पे दिस C इज इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के टर्म्स में कभी भी रेट लॉ नहीं लिखा जाता है। ये जो रेट लॉ आपने लिखा है कि इंटरमीडिएट के टर्म्स में नहीं लिखा जाता, तो हमें C को यहां से हटाना है। हमेशा जो रेट लॉ लिखा जाएगा वो रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखा जाएगा, वो A और B के टर्म्स में लिखा जाएगा। लेकिन A तो हमारे पास स्लो स्टेप में नहीं है, हमारे पास C स्लो स्टेप में है, तो हम C को A की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लिखते हैं? So applying SSA that is steady state approximation, हम ये बोलेंगे कि rate of formation of C is equal to rate of disintegration of C। फॉर्मेशन किस स्टेप से हो रहा है? इस स्टेप से, पहले वाले स्टेप से फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई कैन राइट K1 times A is the constant is the rate at which C is formed। और C टूट किस स्टेप से रहा है? और C is consumed in which step? Step 2। So can I say it is consumed in this manner? Okay, it is consumed in this manner। परफेक्ट। सो हमें ये जानना है कि अब जो C है वो A के टर्म्स में कैसा दिखेगा। सो हम यहां से C को एलिमिनेट कर लेते हैं। C विल बी इक्वल टू K1 अपॉन K2 टाइम्स A अपॉन B। ये आ गया हमारा C। ठीक है, अब C की वैल्यू आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख दीजिए, ये वाला मान लेते हैं, इस स्टार मार्क इक्वेशन में रख दो, तो आपका जो रेट का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा A और B के ही टर्म्स में। सो इफ आई प्लेस द वैल्यू ऑफ C ओवर हियर, तो क्या हो जाएगा? K2B टाइम्स K1 अपॉन K2 A अपॉन B। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा सिर्फ K1 टाइम्स A। तो हम इसको और मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K1 टाइम्स A टू द पावर 1, और यहां तो B है ही नहीं ना, तो B टू द पावर 0। तो हमारे पास आ गया हमारा रेट लॉ A और B के टर्म्स में। अब इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि जो भाई रेट है वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन B के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो B का जो पार्शियल ऑर्डर आ रहा है वो 0 आ रहा है, A का पार्शियल ऑर्डर 1 आ रहा है। ओवरऑल ऑर्डर टर्न्स आउट टू बी 1 एंड दैट कैन गिव यू मल्टीपल अदर रिलेशनशिप्स। अब इसके ऊपर अगर आप ओवरऑल रेट पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, रेट लॉ लगाना चाहते हो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हो विद सपोज मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन दिया, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हो सर्टेन टाइम में, तो आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए आप सारे कैलकुलेशंस करोगे। लेकिन ये आइडेंटिफाई आप सिर्फ इसको देख के नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो दिस बिकम्स आवर रेट लॉ। ये हमारा हो गया आंसर। परफेक्ट। चलो
लेट्स लुक एट अनदर रिएक्शन। ये एक थोड़ा डिफरेंट तरह का रिएक्शन है। इस रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश्ड है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। स्लो स्टेप कौन सा है? ये वाला। तो हम पहले लिख देते हैं रेट इज इक्वल टू K2 B C। अब C इज एन इंटरमीडिएट, तो देखो क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ C। यही बोलेंगे। चलो आगे चलते हैं। सो फॉर्मेशन C का इस स्टेप से हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन C इस स्टेप में भी हो रहा है, इस स्टेप में भी हो रहा है। ओके, सो स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ C। स्टेप 1 द बैकवर्ड वन, स्टेप 1 का जो बैकवर्ड है उससे भी C डिसइंटीग्रेट कर रहा है, स्टेप 2 से भी C डिसइंटीग्रेट कर रहा है। डिसइंटीग्रेट का मतलब यूटिलाइज हो जाना। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हम लिख सकते हैं K1 times A, and rate of disintegration of C can be written as K2 times B times C। और ये जो K-1 से डिसइंटीग्रेट हो रहा है उसमें हम लिख देते हैं K-1, माइनस K मत लिख देना। ओके, प्लीज डोंट राइट माइनस K। सो K-1, just a moment, K-1 टाइम्स C। ये इसी रेट से ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है। क्लियर? अब हमें इसको इक्वल कर देना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को मुझे इक्वल कर देना है। सो व्हेन आई मेक देम इक्वल, व्हाट वुड हैपन? K1A will be equal to K2B times C plus K-1 times C। ये लिखेंगे। अब C को बाहर ले आओ, C को कॉमन ले लेते हैं। तो would I get K1 times A divided by K2 times B plus K-1? ये आ जाएगा। अब इसको उठा के हम पहले इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। सो आई विल गेट रेट एज इक्वल टू K2 टाइम्स B टाइम्स K1 A डिवाइडेड बाई K2 B प्लस K-1। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल रेट लॉ। ठीक है, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है। अब इसमें कुछ केसेस भी बन सकते हैं। कैसे केसेस बन सकते हैं? चलो ये सब एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो केस 1 ये बन सकता है। इफ ये जो डिनोमिनेटर है ना, हम इस डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इफ K2 is very large as compared to K-1, मतलब जिस रेट से सेकेंड स्टेप चल रहा है, और whatever is the rate constant of second step, whatever rate with which second step is going is very large as compared to the backward reaction। अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा? Can I say K2B will be exceedingly large as compared to K-1? सो ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा सिंप्लीफाई होके क्या हम बोलेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। सिर्फ K2B बचा रहेगा, बिकॉज K-1 से तो ज्यादा है। तो इन दोनों का सम अगर हम करते हैं, अगर अपने समंदर में एक बाल्टी पानी डाल दी तो उससे समंदर का वॉल्यूम चेंज नहीं कर जाने वाला है। ओके, सो K2B is very large as compared to K-1, so इन दोनों का सम भी ऑलमोस्ट K2B के बराबर होगा। K2B डिनोमिनेटर में आ गया, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो K1A आ गया। इसका मतलब अगर K2
is very large as compared to K minus 1. In that case, the reaction turns out to be first order reaction. देखिए फर्स्ट ऑर्डर बन जा रहा है क्योंकि A की पावर 1 है. It is turning out to become a first order reaction. केस 2 ले लेते हैं. If K2 is very small as compared to K minus 1, तो क्या हम बोलेंगे K2B is very small as compared to K minus 1. ये डिनोमिनेटर में जो सम है वो सम K minus 1 के बराबर हो जाएगा और जो हमारे पास रेट आएगा that rate will come as to be equal to K2 upon K minus 1 times K1 टाइम्स, तो ये आपके रेट कॉन्स्टेंट्स इधर आ गए, टाइम्स B टाइम्स A. ये इतने सारे रेट कॉन्स्टेंट्स का रेशियो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा और जो सम ऑफ पावर्स हैं ये सम ऑफ पावर्स क्या हो जाएंगे 2, सो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो कभी कभार आपको स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन विद सर्टेन एजम्पशन, जैसे कि ये जो एजम्पशन लिया और विद सर्टेन कंडीशंस, आपको ये आइडेंटिफाई कर, आपको बोला जा सकता है कि भाई ये वाला आइडेंटिफाई करो इसका रेट लॉ व्हाइल अज्यूमिंग दैट k minus 1 is smaller than k2 और k minus 1 is larger than k2 and tell the order of the reaction. तो आप ऐसे करोगे, पहले आप SSA लगाओगे, उसके बाद दो सेपरेट केसेस में k minus 1 एंड पहले ही जाके k minus 1 एंड को k2 से कम कर देना और एक डिफरेंट रेट लॉ लेके आ जाना, वहां पे मत करना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडेंटिफाई द रेट लॉ in terms of the reactants, in terms of the rate constants which are given, and then make the necessary changes. Okay, fine. ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें ये बोल दिया गया है कि भाई देखो ये जो रेट है इस रिएक्शन का, वो उसका रेट लॉ ये है, आपको ये प्रूव करना है. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है. अंडरस्टूड? सो ये हमारा रिएक्शन है और ये उसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप. ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे रेट, और रेट किसके बराबर है K2 NO2 NO3. क्यों मैंने NO2 NO3 लिखा, क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि स्लो रिएक्शन है. स्लो रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है. अब स्लो रिएक्शन में तो दोनों रिएक्टेंट आए नहीं. रिएक्टेंट क्या है N2O5. ठीक है, और दोनों में से NO2 NO3 इज नॉट द सेम एज N2O5, तो हमें SSA दोनों पे लगाना पड़ेगा. सो अप्लाइंग SSA ऑन NO2. अगर हम SSA NO2 पे लगाते हैं, देन NO2 पहले स्टेप से बन रहा है. देखो, ओके, क्लियर. NO2 थर्ड स्टेप से भी बन रहा है, K3. ओके, perfect. And NO2 is formed using so इस स्टेप में NO2 का यूटिलाइजेशन भी हुआ है, NO2 फॉर्म भी हो रहा है, उसको भी हम ले सकते हैं. और रादर आप ऐसा करो कि
आप SS से NO2 पे लगाने की जगह थोड़ा सिंपल हम कर देते हैं। SS से हम स्टार्ट करते हैं NO3 पे लगाना। ओके, लेट्स अप्लाई इट ऑन NO3। सो इट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, K1 N2O5। किसी और स्टेप में तो बन ही नहीं रहा है, सो आई विल, और किस स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है, फर्स्ट स्टेप के रिवर्स रिएक्शन में, तो K-1 NO2 NO3 and it is being consumed in the second step and it is being consumed in the third step, so हम लिख देंगे K2 NO3 NO2 plus K3 NO3 NO। काफी कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब हम SS से लगाते हैं NO पे, आप किसी पे भी लगा सकते हो, मैंने इन दोनों को चूज कर लिया। इफ आई अप्लाई SS और NO, then NO is formed over here and consumed over here, तो हम लिख देंगे K2 NO3 NO2 which is equal to K3 NO3 sorry NO3 NO। okay, फाइन। अब ये देख रहे हो आप K3 NO3 NO यहां भी आ रहा है, सो मैं K3 NO3 NO की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, SSA ऑन NO3 पे, आई विल गेट दिस K1 N2O5 which is equal to K-1 NO2 NO3। if I keep it over here then it will get added to this and I will get 2K2 NO3 NO2। okay, 2K3 NO3 NO2। अब थोड़ा सा इसको ये कर दें, K1 N2O5 NO2 NO3 कॉमन ले लो, देखो NO2 NO3 कॉमन मैंने ले लिया, तो क्या मेरे पास आ जाएगा K-1 प्लस 2K2 which will be equal to NO2 NO3। आ गया। नाउ अब इसको उठा के हमें यहां पे रख देना है, सो I'll take this and place it in the rate law, so I will get rate as equal to K2 times K1, because it was NO2 times NO3, NO2 times NO3 कितना हो जा रहा है, K1 times N2O5 divided by K-1 plus 2K2। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। सो दिस इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस के लिए अगर हमें रेट लॉ निकालना है in terms of the reactant, then what we do is we assume the intermediate to have a constant composition throughout, so d of concentration of, so change in concentration of intermediate is taken as to be 0, and intermediate को हम rate of formation is equal to rate of disintegration लगा के we calculate this, ठीक है। so this is the teaser problem for you। एक काफी लंबा सा एक प्रोसेस दिया गया है जिसमें कि H2 plus Br2
रिएक्शन करके HBR बना रहे हैं। एंड इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आपको ये प्रूव करना है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ HBR, सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HBR, फॉर्मेशन ही हो रहा है HBR का, सो इज इक्वल टू दिस। ओके, या फिर आप समझ लो कि आपने ये जो कैलकुलेशन करना है उसमें आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि k की वैल्यू क्या है एंड k डैश की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ k1, k2, k3, k4, k5. None of them are reversible. Okay. So I hope you have understood how to apply steady state approximation to reactions. ऐसे कोई भी रिएक्शन आपको मिले जिसमें कि इक्विलिब्रियम है, बस आप स्लोएस्ट स्टेप को उठा के लिख दो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट को concentration of intermediate, change in concentration of intermediate को 0 मान लो। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जिस स्टेप में बन रहा है, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट डिसइंटीग्रेट कर रहा है, उन दोनों को इक्वल कर देना है एंड वहां से इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकाल के ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देनी है रेट लॉ में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। And few important messages, please do remind your friends and please do remember that we are conducting the Eklavya program, and Eklavya program is going at a very amazing pace right now. Whosoever is appearing for mains, please remember, depending on how you perform in mains, you can get enrolled in the Eklavya program so as to boost your JEE advanced ranks. Also, the people who wish to come into the topper batch, please do follow the topper notice board, where we keep posting about the various updates or various entry points that you can utilize to get into the topper batches. 2022 Eklavya Telegram group exists, and for 2023 aspirants, please navigate to this. 2024 aspirants, please navigate to this. Okay, all links are below the video. Also, we are creating a an amazing repository which includes videos of previous years JEE questions, जिसमें solution discuss किए गए उनके, और काफ़ी ऐसा कहीं भी आपको repository नहीं मिलेगा. Please navigate to the V Impact channel if you are solving JEE advanced questions and you are getting stuck and you want to see a solution, proper explanation on that. Please navigate to this channel. Okay, so with that, I Saurav Goswami take leave, and I'll meet you guys in another session. Bye bye and have a lovely time.